नमस्कार। आज हम बात करेंगे निजामुद्दीन में तबलीगी जमात मरकज मामले को लेकर। तबलीगी जमात मरकज के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की थी, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। 930 लोगों को आरोपी बनाया गया है और 1000 से ज्यादा जमातियों पर 10 साल तक ये प्रतिबंध लगा दिया गया ताकि वो भारत में नहीं आ पाएंगे। इस मामले के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे मौलाना साद, जिनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? जबकि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, 930 लोगों को आरोपी बना दिया है और तमाम बातें कही गई थी कि मौलाना साद की वजह से ही देश भर में कोरोना फैला था। आखिर दिल्ली पुलिस की इतनी सहानुभूति क्यों है मौलाना साद को? आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? जबकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आखिर मौलाना साद कहां छिप जाएगा? तमाम तरह की कवायदें शुरू की गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस पर एक सवाल या निशान जरूर खड़ा होता है कि आखिर मौलाना साद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। आज इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है रविंद्र कुमार। आइए इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिल्ली पुलिस की जो है कृपा दृष्टि मौलाना साद पे आखिर क्यों है। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो आपने आखिर उनका नाम एफआईआर में क्यों दर्ज किया था? इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे मौलाना साद को लेकर जो दिल्ली पुलिस जो सहानुभूति दिखा रही है? आपने इतने तरीके से जांच पड़ताल शुरू की थी, आपने कहा पूरे देश में कोरोना फैल गया था, जमातियों में से ये हुआ वो हुआ, मौलाना साद को आपने एफआईआर में नाम डाला, लेकिन मौलाना साद की अभी तक गिरफ्तारी ना होना अपने आप में दर्शाता कि शायद दिल्ली पुलिस की दिलचस्पी नहीं है उनको गिरफ्तार करने में फिलहाल। देखिए, कहावत है कि अगर पुलिस किसी आदमी को ढूंढना चाहे तो चाहे जमीन में छिपा हो या पाताल में हो, पुलिस उसको ढूंढ लेती है। और मौलाना साद को दिल्ली पुलिस नहीं ढूंढ रही, और हम देखेंगे दिल्ली पुलिस ही नहीं, ईडी भी ढूंढ रही है और ईडी भी नहीं ढूंढ पा रही। तो ऐसी हालत में आप देखिए कि इससे साफ जाहिर होता है, बच्चा भी बता देगा कि पुलिस की कोई दिलचस्पी मौलाना साद को अरेस्ट करने में नहीं है। आखिर मौलाना साद है कौन? जो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ जो है 15 एफआईआर उन्होंने जो है साकेत कोर्ट में दिल्ली में 27 मई को दायर की, और आज वो उसे अरेस्ट भी नहीं कर रही है, ईडी भी उसे अरेस्ट नहीं कर रही। और आप देखेंगे कि मौलाना साद की हर जानकारी दिल्ली पुलिस के पास है। क्या दिल्ली पुलिस ने ये बताया कि उसकी कोरोना जांच हुई, कोरोना जांच नेगेटिव आई, फिर दोबारा जांच हुई, फिर दोबारा नेगेटिव हुई, फिर तिबारा जांच हुई, तिबारा नेगेटिव हुई। मौलाना साद के सास ससुर की जांच हुई, फिर शामली में जो उनका फार्म हाउस है वहां पर दिल्ली पुलिस ने रेड की, फिर पता चला ईडी ने रेड की, फिर पता चला ईडी और जो और दूसरे सरकारी खुफिया डिपार्टमेंट है वो भी लगे हुए हैं इसमें, क्राइम ब्रांच खुद लगी हुई है। तो ऐसे में मौलाना साद का अरेस्ट न होना ये बताता है कि उनको अरेस्ट करने में सरकार को फायदा नहीं है। सवाल आता है कि फायदा क्यों नहीं है? फायदा इसलिए नहीं क्योंकि मौलाना साद का जो संगठन है तबलीगी जमात, वो 1926 में हिंदुस्तान में उसकी स्थापना हुई थी, और उनके पिता जो इलियास हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और आज के दिन 1.5 करोड़ लोग इसके मेंबर हैं। हिंदुस्तान में एक्टिव मेंबर जो है मौलाना साद की तबलीगी जमात के जो हैं वो 50 लाख लोग हैं। और इतने बड़े संगठन का ये हाल है कि निजामुद्दीन में जो उनका मरकज है उसके साथ ही लगा हुआ निजामुद्दीन थाना है, और निजामुद्दीन थाने और तबलीगी जमात का जो चोली दामन का साथ ऐसे समझ सकते हैं कि वहां के जो कैंटीन है तबलीगी जमात की, वहां से जो है थाने में चाय जाती है। एक आदमी जो है थाने का रोज जो है तबलीगी जमात के गेट पर रहता है और वो एंट्री करता है कौन आया कौन गया। और आप देखेंगे कि इस सब बीच में जब ये तबलीगी जमात के लोग कहते हैं कि हमें जब लॉकडाउन हो गया तो उन्होंने जो है वहां के जो एसएचओ हैं उनसे संपर्क किया कि भाई लॉकडाउन हो गया है, हर चीज बंद हो गई है, तो हमारे यहाँ जो 1400 मेंबर है इन्हें बाहर भेजना है, उसकी व्यवस्था करनी है, उसके लिए हमें परमिट दो। तो उस समय जो एसएचओ थे वो ऑफिशिएटिंग एसएचओ थे, सेकंड एसएचओ थे, उन्होंने कहा कि एसएचओ साहब नहीं है तो बाद में फैसला करेंगे, आप एसडीएम से मिलो। अगले दिन वो एसडीएम की कोर्ट में जाते हैं, वहां पता चला एसडीएम साहब छुट्टी पे हैं। फिर वो दोबारा थाने अध्यक्ष के पास आते हैं, और उसके बाद जो है तबलीगी जमात की खबरें जो है जी न्यूज को सबसे पहले मिलती हैं और उसका प्रचार होता है, फिर रिपब्लिक टीवी को मिलती है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि देश के जो एनएसए हैं जिनको की केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वो रात को 2:15 बजे तबलीगी जमात के मौलाना साद से मिलने तबलीगी जमात के केंद्र मरकज निजामुद्दीन जाते हैं, उनके बीच चर्चा होती है। अब एनएसए जो होता है उसको पूरी सुरक्षा मिली हुई है, जो सुरक्षा देश के प्रधानमंत्री की है वो एनएसए की है, तो उसी समय उन्हें अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। तो उनका एक निहित स्वार्थ था कि इसको ना अरेस्ट किया जाए, तबलीगी जमात के इशू को हिंदू मुस्लिम में भड़काया जाए और इसका फायदा उठाया। चलिए सर, मेरा सवाल अब यही खड़ा होता है कि जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आया था और उससे आधी रात को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल है उनका वहां पर जाना, मौलाना साद से मुलाकात करना,
क्या दर्शाता है कि आप पहले से इनकी डीलिंग हो रखी थी कि भाई हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, जबकि सबसे बड़ी बात है कि आपने एफआईआर दर्ज कर दी है, चार्जशीट दाखिल कर दी है और वो तरह तरह की बातें आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, उसको गिरफ्तारी करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, कहीं आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोई डील हुई थी या क्या कहेंगे इसको लेके आप? देखिए, मौलाना साद जो है वो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। 50 लाख जिस आदमी के फॉलोअर हों तबलीगी जमात के, उसका एक दर्जा होता है। हिंदुस्तान की जितनी एजेंसी हैं, आईबी है, रॉ है, वो उनके साथ लगातार संपर्क में रहती हैं। वो इसलिए रहती हैं क्योंकि तबलीगी जमात का जो पूरा जो अपना तामझाम है वो 50 देशों में फैला है। आपको शायद नहीं पता होगा कि तबलीगी जमात का केंद्र जो है एक ब्रिटेन में है, एक फ्रांस में है, मलेशिया में है, इंडोनेशिया में है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है। यानी तबलीगी जमात जो है एक तरह से भारत सरकार के सहयोग से ही चल रही है और वो भारत सरकार को सहयोग देते हैं। तो ऐसी हालत में जो है तबलीगी जमात के, मुझे लगता है मौलाना साद को ये कहा गया हो कि तू बेटा काम करता रहे, तेरे को अरेस्ट नहीं करेंगे, ये थोड़ा कोरोना का चक्कर है, इसमें हम तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। और मौलाना साद ने आज तक आप देखेंगे कोई बयान नहीं दिया है। तो बयान न देने का मतलब है वो आदमी भी जानता है, वो निश्चिंत है, उसको पूरा आत्मविश्वास है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है आत्मविश्वास, तो उसमें पूरा आत्मविश्वास है और पूरा आत्मनिर्भर है वो कि उसे पता है कि मुझे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। चलिए सर, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम मौलाना साद की तलाश कर रहे हैं। कोरोना के दौरान पूरा लॉकडाउन था, पूरा देश लॉकडाउन था। अगर ऐसे में भी अगर आप मौलाना साद को नहीं ढूंढ पाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है कि आप ऐसे शख्स को लॉकडाउन में नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस मामले को इस तरह आप देखिए कि उन्हें पता है मौलाना सादत कहाँ है। आजकल जो सर्विलेंस का जो तरीका है, पुलिस के जो जासूस होते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस आदमी की कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कौन आदमी कहाँ है। अगर मैं ढूंढना चाहूंगा सुरेश जी कहाँ है और मैं दिल्ली पुलिस का कमिश्नर श्रीवास्तव हूं तो मैं आपको 2 मिनट में ढूंढ लूंगा। लेकिन मौलाना साद को पुलिस इसलिए नहीं ढूंढ पा रही क्योंकि सरकार की तरफ से उसे आदेश है कि मौलाना साद की गिरफ्तारी जो है एक बहुत बड़ी इवेंट बनेगी। और इवेंट मुझे लगता है कि जब बिहार के चुनाव होंगे तो जिस दिन बिहार में वोटिंग होनी होगी उससे एक दिन पहले पता चलेगा कि मौलाना साद गिरफ्तार, और सारे चैनलों पे आएगा मौलाना साद गिरफ्तार, तबलीगी जमात, कोरोना, और जो उस समय के चुनाव के इशू होंगे वो सारे गायब हो जाएंगे। और ये होगा जी केंद्रीय गृह मंत्री ने देखो कितनी बड़ी अचीवमेंट ली है और देश के प्रधानमंत्री ने देश को बचा लिया है। और ये मेरे को लगता है मौलाना साद की गिरफ्तारी बिहार चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले होगी। सर, ये तो बहुत बड़ा ताज्जुब, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक तबलीगी जमात के करता धरता है मौलाना साद, आपने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू की। आपने कहा कि तमाम देश भर जो जमाती वहां इकट्ठा हुए उनकी वजह से देश भर में कोरोना फैला। आपने तमाम तरह की बातें की थी। ईडी ने भी इंक्वायरी शुरू की है इसके अंदर कि साथ के जो मतलब कि उनके जो पैसा कहां से आता, कैसे आता, उनका सोर्स पता करने के लिए सीबीआई ने भी मुकदमा दर्ज कर दिया। तो 3 एजेंसियां उनके खिलाफ आज जांच कर रही है। उसके बावजूद अभी तक उनकी फरारी ये तय करती है कि शायद कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक एजेंडे के तहत ये पूरा खेल किया गया था। इस समय मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा। एक छोटा राजन होता था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था, आजकल तिहाड़ में बंद है, और उसका दाऊद से झगड़ा था। तो वो रॉ का एजेंट था और रॉ का एजेंट होने के नाते उसको हम पूरी फाइनेंस करते थे, जबकि वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था, पुलिस उसे ढूंढ रही थी और उसकी ड्यूटी लगाई गई थी कि तू जो है किसी तरह से जो है जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है दाऊद इब्राहिम, तू उसको मार दे। तो भारत सरकार ने 6 साल तक उसको प्रोटेक्शन दी, 6 साल तक पैसा दिया। तो मुझे लगता है मौलाना साद का भी कोई ऐसा ही चक्कर है और अगर इसकी जांच की जाएगी तो यही मिलेगा। तो यानी उसकी गिरफ्तारी एक इवेंट के तौर पर देखी जा सकती है आने वाले दिनों में। उसका चुनाव का फायदा होगा, तबलीगी जमात का चुनाव का फायदा देश की सरकार उठाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, जनता दल यू उठाना चाहता है, और उसको उठाने के लिए उन्होंने उसको एक रिजर्व में जैसे अपना एक हथियार रख लेते हैं वो रखा हुआ है, और उसका फायदा जब होगा उसी समय उसका इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कानून के जानकार रविंद्र कुमार जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर दिल्ली पुलिस मौलाना साद को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, इसके हमने कारण भी पूछा, क्योंकि खुद सरकार नहीं चाहती है कि मौलाना साद अभी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस की जो सहानुभूति से साफ जाहिर होता है कि मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस थोड़ी सी भी चिंतित नहीं है। जबकि लॉकडाउन था, पूरे देश भर के लोग अपने घरों में कैद थे, तमाम तरह की जो है कोरोना के दौरान जो है लॉकडाउन के अंदर सबको अपने घर के अंदर कैद था। उसके बावजूद दिल्ली पुलिस मौलाना साद को नहीं ढूंढ पाई, और नहीं ढूंढ पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनके साथ सुरेश झा, न्यूज़ डेस्क, दिल्ली।